जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। इसके पिछली क्लास के वीडियो में मैंने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित 2 वीडियो क्लिप बनाया, जिसमें एक वीडियो के अंतर्गत हमने समझाया कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनी भारत आए और मानचित्र के आधार पर हमने उसका पूरा डायग्राम आपको समझाया। और इसी तरीके से दूसरे वीडियो क्लिप में मैंने बताया कि यूरोपीय कंपनी में सबसे पहली कंपनी कौन आई और उससे संबंधित जो प्रमुख बिंदुए थे, प्रमुख तथ्य थे, उसे भी समझाने का प्रयास किया। इसी तरीके से उसमें मैंने बताया कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, और इसी बीच में किस तरीके से अपना पैर जो है भारत में जमा लेते हैं। इस बीच मैंने ये भी बताया कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसे भी हमने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा था। और आज का जो विशेष टॉपिक है वो है बंगाल के नवाब। अब अंग्रेज जो है समझ चुके थे कि हमारा जो है भारत में अपना अस्थायित्व हो चुका है, तो अंग्रेज चाहते थे कि विशेष रूप से उन क्षेत्रों पे हम अपना साम्राज्य विस्तार करें जहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा हो, और वहाँ पर व्यापार करने के दृष्टिकोण से जो है एक क्षेत्र अच्छा दिखे। इसके लिए अंग्रेज जो है 3 क्षेत्रों को चुने थे, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि एक क्षेत्र था बम्बई का क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से जब पुर्तगाल आए थे, यानी पुर्तगाल आए थे, तो बम्बई क्षेत्र में आप देखिएगा कि सबसे पहले कोचीन, गोवा और उसके बाद मुंबई, ये सब जो क्षेत्र है समुद्रीय तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पर आसानी से अंग्रेज आ सकते हैं और उस समुद्री तट पर अपना व्यापार करके, यानी कोई भी सब वस्तु को खरीद करके या वहाँ पर व्यापार कर पुनः जो है वापस अपने देश लौट सकते थे। इसी तरीके से दूसरा क्षेत्र का चयन हुआ था मद्रास का। मद्रास भी देखिएगा तो वो आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, पूर्वी दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, और वहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार किए। इसी तरीके से अब अंग्रेज चाहते थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार जो है बंगाल के क्षेत्रों में हो। विशेष रूप से बंगाल देखिएगा, बंगाल की खाड़ी की नदी के तट पर आधारित तट पर है, वो तटीय क्षेत्र है, और उस क्षेत्र पर बंगाल पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया। उसी क्रम में बंगाल के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार जो हुआ था, उसके क्रम को आज समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में कौन कौन से शासक रहे, यानी कौन नवाब थे, और किस तरीके से अंग्रेजों के साथ उन लोगों का विद्रोह हुआ, युद्ध हुआ। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है बंगाल के नवाब। इसी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अंडरस्टैंड अबाउट नोइंग द किंग ऑफ बंगाल। हम बंगाल के नवाब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल का जो स्वतंत्र बंगाल के जो संस्थापक थे वह थे मुर्शीद कुली खां। यह मुर्शीद कुली खां जो है 1713 से लेकर और 1727 ईस्वी तक इनका बंगाल पर शासन रहता है। हालांकि जब औरंगजेब का शासन चला, दिल्ली मुगल सम्राट का जो है शासक औरंगजेब थे, औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किए थे 1700 ईस्वी में। ये 1700 ईस्वी में बंगाल का क्या थे, तो दीवान थे। और बाद में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया मुगलों से, और स्वयं को बंगाल का नवाब कहना शुरू कर दिया। हालांकि इस क्रम में मुर्शीद कुली खां जो है वह मुगल सम्राट को नजराना हर वर्ष भेजा करता था, यानी एक कर भेजा करता था, राजस्व का एक हिस्सा जो है मुगल सम्राट को भेजा करता था। इसी ने जब अपने आप को नवाब घोषित किया, तो इसने सबसे पहला काम अपनी राजधानी जो ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद परिवर्तित कर दिया। अब हम देखेंगे जरा सा मैप पर आधारित हम समझेंगे कि उस वक्त बंगाल का क्षेत्र कितना बड़ा था। तो ये आप देखिएगा कि ये क्षेत्र जो है विशेष रूप से इधर आप ये सब बांग्लादेश वगैरह जो है, ये बांग्लादेश हो गया, और इधर ये बंगाल वगैरह हो गया। ये सब क्षेत्र जो था बंगाल के अधीन ही था। इसी में इसकी राजधानी जो थी वह थी ढाका, और ढाका से इसने मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया मुर्शीद कुली खां ने। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां ने किसानों के लिए इजारीदारी प्रथा, और साथ ही किसानों के लिए अकाल के समय में जो है तकावी ऋण या तलवी ऋण देना शुरू कर दिया।
अब समझने वाली पॉइंट है कि ये इजारेदारी प्रथा क्या है। इजारेदारी प्रथा जो है किसी भी बड़े भूभाग को कुछ ऐसे ठेकेदारों को कुछ कर के नाम पर यानी कुछ टैक्स ले करके और उस भूभाग को देने की प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहा गया। इसी को कहीं कहीं जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा एक बड़े भूभाग को कृषि के लिए बड़े जमींदारों को कुछ रुपए के एवज में उसे दे देना ही जमींदारी प्रथा कहा जाता है। और इस प्रथा की शुरुआत जो है मुर्शीद कुली खां ने शुरू किया। इसी के साथ साथ जब बंगाल में अकाल पड़ता था तो अकाल के समय में किसानों को एक ऋण प्रदान करता था, एक लोन देता था। उस ऋण को तकावी ऋण या तलवी ऋण कहा जाता था। तो यही तकावी ऋण की शुरुआत किसने की? तो मुर्शीद कुली खां ने शुरुआत की। इसी तरीके से मुर्शीद कुली खां जो है हम देखेंगे कि इसने अपना उत्तराधिकार सुजाउद्दीन जो इसका दामाद था, यानी यही इसका दामाद जो है यह उसका उत्तराधिकारी होता है सुजाउद्दीन। हालांकि सुजाउद्दीन जो है 1727 से लेके 1739 ईस्वी तक शासन किया। इसके क्रम में बहुत ज़्यादा कार्य देखने को नहीं मिलता है। जो मुर्शीद कुली खां ने काम किया था उसी काम को जो है बस संजोए रखा। इसने क्षेत्र का विस्तार या क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो इससे संबंधित न के बराबर आता है प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत कम आता है। हालांकि देखेंगे कि सुजाउद्दीन के समय में जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह ने बिहार की भी सूबेदारी सुजाउद्दीन को सौंप दिया। इस वक्त देखिएगा कि बंगाल सिर्फ बंगाल और बांग्लादेश था, लेकिन जब सुजाउद्दीन का शासनकाल आता है तो मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह बिहार की भी सूबेदारी किसको सौंप देती है? सुजाउद्दीन को सौंप देते हैं। इसके बाद देखिएगा सुजाउद्दीन के बाद इसका पुत्र सरफराज खां होता है इसका उत्तराधिकारी 1739 से लेकर 1740 तक। और इसके समय में मुगल बादशाह ने इसको भी सरफराज खां को उड़ीसा की भी सूबेदारी जो है उड़ीसा की सूबेदारी इसको सौंप देते हैं। अब बंगाल का जो क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश ये चार बड़े भूभाग का एक क्षेत्र को बंगाल क्षेत्र कहा जाने लगा। और सभी क्षेत्रों का जो है राजस्व कलेक्शन एक ही जगह एक ही नवाब के पास होता था। तो जब इतने बड़े भूभाग का राजस्व कलेक्शन एक जगह हो रहा है तो अंग्रेज क्यों ना इस पर ध्यान दे। अब देखिए अंग्रेज जो है धीरे धीरे इस पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद देखिएगा कि सरफराज खां की हत्या अलीवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है। यह अलीवर्दी खां जो है बिहार का नवाब हुआ करता था पहले। अब बिहार का नवाब का पद हटाकर यही बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो अब जो है इसकी हत्या जो है अलीवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है। 1740 से लेके और 1756 तक यह स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। यही अलीवर्दी खां देखिएगा कि 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर देता है और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। अब देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बात होगी। इसमें देखिएगा कि इसने अपनी शुरुआत जो है सबसे पहले मुगल बादशाह को, चूँकि एक नवाब को एक बंगाल का जो साम्राज्याधिपति था यानी एक जो नवाब था उसकी हत्या कर दी थी। इसके वजह से इसे पूरे भारत में थू-थू होना एकदम स्वाभाविक था। इसलिए इसने किया क्या कि अलीवर्दी खां जैसे ही बंगाल के नवाब के पद पर पहुंचा उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया नजराना दिया और 2 करोड़ रुपया नजराना देकर वहां से एक फरमान लेकर आया, एक चिट्ठी, एक पत्रिका बनवाया कि मैं जो है प्रमाणित यहाँ का मुगल बादशाह हूँ, है ना, सॉरी प्रमाणित यहाँ का बंगाल का नवाब हो गया। तो 2 करोड़ रुपया पहली बार नजराना दिया। मुगल बादशाह भी बहुत खुश हुए, वाह बहुत बढ़िया, एक ऐसा नवाब जो है जो हमें नजराना दिया, इतना बड़ा रकम। हालांकि इससे पहले कोई इतनी बड़ी रकम नहीं दिया था। ये लोग हर वर्ष कुछ ना कुछ राजस्व देता था लेकिन इतना बड़ा रकम नहीं देता था। इसने अलीवर्दी खां ने क्या किया, पहली बार 2 करोड़ रुपया दिया और इसके बाद नजराना देना बंद कर दिया।
देखिए, इसके बाद नजराना देना बंद कर दिया, 2 करोड़ रुपया देकर मुगल बादशाह से फरमान हासिल कर लिया, स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। और इसके बाद इसने जो है देखिएगा, इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसने बंगाल में इतने बढ़िया सुविधाएं दिया था, यानी बंगाल का राजस्व के हिसाब से इतना अच्छे कार्य किए कि इसे बंगाल का जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अब जब यह बंगाल क्षेत्र का अच्छा साम्राज्य का विस्तार हुआ तो अंग्रेज जो है धीरे धीरे इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य में हस्तक्षेप करना जो है शुरू कर दिए। इसी के क्रम में देखिएगा कि उधर जब बंगाल क्षेत्र जो है भारत का स्वर्ग की तरह कहे जाने लगे तो उस क्रम में इधर महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र में जो शासक थे रघुजी भोसले, यह रघुजी भोसले भी जो है बंगाल पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बंगाल क्षेत्र को जीतने के लिए। तो रघुजी भोसले को क्या किए कि अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक हिस्से का कर और साथ ही उन्हें बंगाल का चौथ के रूप में प्रति वर्ष 12 लाख रुपया देने हेतु एक संधि करा दिए। और यहाँ पर फिर रघुजी भोसले का जो है देखिएगा कि अब युद्ध नहीं हो रहा है, अब महाराष्ट्र और बंगाल के बीच का युद्ध जो है समाप्त हो गया। अब सिर्फ लड़ाई है तो बंगाल और अंग्रेजों के बीच। वहाँ बंगाल में देखिएगा कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का जो है अपना अपना किलाबंदी शुरू हो चुका था, यानी फ्रांसीसी भी अपना व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे। कारण यह था कि 1713 ईस्वी में फर्रुखसियन ने एक फरमान के माध्यम से अंग्रेजों को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की छूट प्रदान की थी, मात्र 3000 रुपया प्रति वर्ष कर के एवज में। और इसी का जो है फायदा उठाकर अंग्रेज जो है बंगाल में अपना ये देखेंगे कि व्यापार कर रहे थे। इसी में देखिएगा कि इसके बाद अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी अंतिम समय में वृद्ध हो चुका था, तो अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बनाया, जो उसकी पुत्री का बेटा था। यानी अलीवर्दी खां की 3 बेटी थी और 3 बेटी में सबसे छोटी बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला। और इसी तरीके से जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम जो है जब सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो घसीटी बेगम जो है विवाद करने लगी कि मेरा भी बेटा है जिसका नाम है शौकत जंग को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। अब शौकत जंग और घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के बीच जो है विवाद शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो शुरुआती दौर से ही अपने ही लोगों के विवाद में वो घिरा रहता है, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भरपूर उठाया। यही देखिएगा कि सिराजुद्दौला 1756 से लेकर और 1757 मात्र 1 साल तक का इसका शासनकाल रहा। ये बेचारा 1 साल में इतना परेशान हो गया, इसके लिए काफ़ी षड्यंत्र किए गए इसको पदमुक्त करने के लिए। षड्यंत्र बहुत हुए। इसमें देखिएगा कि सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर आता है, हालांकि 1 साल के शासनकाल में ये अलीवर्दी खां की तरह भी कार्य किया। सिराजुद्दौला देखिएगा कि सबसे पहले इसने पद पर आते ही एक पत्र लिखा ब्रिटिश गवर्नर और फ्रांसीसी गवर्नर। चूंकि इस वक्त क्या हो रहा था कि बंगाल पर जो मुगल सम्राट के द्वारा जारी किए गए फरमान थे, उस फरमान के आधार पर बंगाल पर ब्रिटिशंस और फ्रांसीसियों के द्वारा किलेबंदी होना शुरू हो गया था। यानी अपने सेना का विस्तार कर रहे थे, बड़े बड़े किले बना रहे थे। तो इसे रोकने के लिए इसने सबसे पहले एक पत्र लिखा ब्रिटिश गवर्नर और फ्रांसीसी गवर्नर को। पत्र के माध्यम से आदेश दिया कि वो लोग अतिरिक्त किलेबंदी न करें, यानी जितना किलेबंदी की आवश्यकता है उतना ही करें, अधिक से अधिक किलेबंदी ना करें। और साथ ही अंग्रेजों को यह भी हिदायत दी कि जो शौकत जंग है, शौकत जंग का सहयोग करना बंद कर दें। शौकत जंग का एक सलाहकार था, सलाहकार को भी जो सहयोग कर रहे थे अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज जो है अब इसका समर्थन कर रहे थे शौकत जंग को, चूंकि शौकत जंग चाहता था कि मैं नवाब बन जाऊं। तो यह जो है शौकत जंग किससे मिल चुके थे? अंग्रेजों से। अब इसका जो है समर्थन करने की वजह से ये हमेशा डरा रहता था कि कहीं ये हमें हत्या करके और ये गद्दी ना हासिल कर ले। तो इसलिए इसने आदेश किया कि शौकत जंग का सहयोग करना बंद कर दे।
इसके बाद देखिएगा कि आदेश का पालन किया फ्रांसीसी कंपनियों ने। फ्रांसीसी कंपनियों ने किलेबंदी का कार्य रोक दिया, लेकिन अंग्रेजी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आदेश की अवहेलना कर दी। और अवहेलना करने का कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो थे वह आक्रमण कर देते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों पर। तो बंगाल में दो जगह प्रमुख कारखाना था, एक कासिम बाजार के कारखाना तथा कलकत्ता के कारखाना पर सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, वहाँ पर उसको कब्जा में ले लिया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश सैनिक जितने थे वहाँ पर उन सभी को कैद कर लिया जाता है। और कैद करने के एवज में एक होलवेल नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक झूठा आरोप लगाते हैं। अब झूठा आरोप क्या लगाते हैं, वही झूठा आरोप को जो है ब्लैक होल की घटना या फिर काल कोठरी की संज्ञा के नाम से दिया जाता है। यह कहते हैं होलवेल कि 20 जून 1756 की रात जो है सिराजुद्दौला के द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को मात्र एक छोटे से कमरे में, जिसकी लंबाई 18 फुट है और चौड़ाई 14 फुट 10 इंच है, और 18 बाई 14 के कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूंस दिया गया। यह हालांकि संभव नहीं है, 146 आदमी एक 18 बाई 14 के कमरा में कैसे घुसेगा, और उसमें जबरदस्ती ठूंस दिया गया। एक रात था 20 जून 1756 को, और इसी में लोगों ने, जो अंग्रेज कैदी थे, उसमें दम घुटकर काफ़ी अंग्रेज कैदी मारे गए, जिसमें मात्र जो है देखिएगा कि सिर्फ 23 अंग्रेज बचे, बाकी सभी अंग्रेज क्या हो गए, मारे गए। एक आरोप था, हालांकि कितना सत्य है कितना झूठ है यह भी अभी विवाद का ही विषय है। यह एक चूंकि इसने इसलिए कहा कि हमारी जितने अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी सेना जो है वो एकत्र हो जाए, सब लोग एकत्र हो जाए, और वही अपने आप को यूनियनशिप में लाने के लिए ऐसा कहा कि ब्लैक होल की घटना, होलवेल के द्वारा यह बात कही गई कि 20 जून 1756 की रात्रि में, यानी एक 18 बाई 14 के कमरे में 146 ब्रिटिश कैदियों को ठूसा गया, जिसमें मात्र 23 अंग्रेज ही बचे थे। देखिए, सवाल कई बार आता है कि ब्लैक होल की घटना में कितने अंग्रेज यात्री बचे थे होलवेल के अनुसार, तो 23 याद रखना है। ब्लैक होल की घटना में कितने अंग्रेज कैदी जो है काल कोठरी में ठूसे गए थे, तो 146। तो बार बार यहाँ पर ध्यान देना है कि 146 ब्रिटिश कैदियों को एक कमरे में बंद किया गया था, जिसमें 23 अंग्रेज जो है सिर्फ बचे हुए थे। और इसी को सुनकर जो है जो ब्रिटिश गवर्नर थे, और ब्रिटिश गवर्नर के अलावा जो ब्रिटिश जो एडमिरल थे, वो सभी लोग अपना सेना लेकर चल दिए कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए, सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए। ये एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र का जो है यह घेरे में आ गए सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला के साथ जो है युद्ध होता है, और उसके बाद जो है उनको कलकत्ता छोड़ना पड़ता है। कलकत्ता का नाम, जैसे इसने कलकत्ता को अपना अधिकार कर लिया, तुरंत कलकत्ता का नाम बदल दिया, नाम था अलीनगर। तो सवाल आता है कि कलकत्ता का नाम परिवर्तन किसने किया, सिराजुद्दौला ने। कलकत्ता का नाम क्या रखा, तो अलीनगर रखा। तो अब यही देखिएगा कि जनवरी 1757 में 20 जून 1756 की घटना है, और इसके बाद उधर से फिर अंग्रेजी जो सेनापति थे या अंग्रेजी गवर्नर जो थे वो चल दिए। जनवरी 1757 में ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव अपने साथी एडमिरल वाटसन के साथ जो है कलकत्ता पर आते हैं, और कलकत्ता को अपना अधिकार में कर लेते हैं। पुनः कलकत्ता मुक्त हो जाता है सिराजुद्दौला से। और मुक्त होने के बाद यही फरवरी में देखिएगा कि 1757 फरवरी को अलीनगर की संधि होती है। देखिए 1756-57 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा सिराजुद्दौला का। यही फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, और अंग्रेजों को अधिकार मिल जाता है कि हम बंगाल में मुक्त व्यापार करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम व्यापार करेंगे। यह भी अधिकार मिल जाता है कि हम अपना सिक्का स्वयं ढाल सकते हैं। देखिए, भारत में भारतीय सिक्का के अलावा ब्रिटिश सिक्का भी चलना प्रारंभ हो गया इसी अधिकार के बाद। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने इतना अपने आप को मजबूत कर लिया कि फ्रांसीसी एक कारखाना होता था, फ्रांसीसी गढ़ था, जिसका नाम चंद्रनगर था। कलकत्ता में चंद्रनगर, वहाँ फ्रांसीसी कंपनी थी। उस फ्रांसीसी कंपनी पर यानी मार्च 1757 पर कब्जा कर लिए।
मार्च 1757 में फ्रांसीसी कंपनी का जो क्षेत्र था चंद्रनगर, उस पर भी कब्जा कर लिए। अब यहाँ से धीरे धीरे जो है अंग्रेज अपना पैर फैलाना शुरू कर देते हैं मजबूती के साथ। और यहाँ पर देखिएगा कि ये इसके साथ यह भी था कि इसका विद्रोही, सिराजुद्दौला का विद्रोही, एक तो था शौकतगंज, दूसरी घसीटी बेगम, और इसके साथ देखिएगा सिराजुद्दौला के जितने भी सेना में थे लोग, लगभग कुछ को छोड़कर बाकी सब विद्रोही थे। विद्रोह के साथ जो है धोखा देने का काम किया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार भी जाता है, कई युद्ध में हारा हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा इसी को देखते हुए फिर एक घटना घटती हुई, प्लासी का युद्ध। इसी को देखते हुए सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध का मूड बनाया कि अब हम लोग नहीं मानेंगे, अंग्रेजों के साथ युद्ध करेंगे। क्या हमारी सेना तैयार है? तो सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर बोलता है कि तैयार है, लेकिन गोपनीय तरीके से अंग्रेजों से मिला हुआ था। ये वही बात होती है, फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि हीरो का एक व्यक्ति जो है गुंडे के साथ मिला हुआ है। वही बात यहाँ पे भी होती है कि सिराजुद्दौला की सेना जो है, सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच बंगाल का एक क्षेत्र है प्लासी, प्लासी नामक स्थान पर युद्ध होता है और भीषण युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध में जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है। देखिए, जब युद्ध के बात आती है तो सेनापति जो था, सेनापति युद्ध न करके, सेनापति था मीर जाफर, सेनापति युद्ध न करके बोलता है कि महाराज आप भाग जाइए, न हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। ये निगेटिव बात बोलना शुरू कर दिया। इसके वजह से सेना का मनोबल घटने लगा और इसके वजह से सेना हार गई। हालांकि दो व्यक्ति बहुत थे, बहुत मजबूती से लड़े, वो थे मीर मदान और एक थे मोहनलाल। ये दो व्यक्ति सिराजुद्दौला का काफ़ी समर्थन किए। सिराजुद्दौला से कहे कि नहीं नवाब, हमारे पास एक मजबूत सेना है, हम लोग एक से एक ताकतवर सेना रखे हुए हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अंतिम क्षण तक ये लड़े, मीर मदान और मोहनलाल, और अंतिम क्षण तक लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। हालांकि ये जितने नाम आप देख रहे हैं ये सब धोखेबाज लोगों का नाम है। जिसमें कौन कौन थे? तो मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, ये सेनापति अंग्रेजों के साथ मिला और बाद में जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो यह स्वयं शासक बन जाता है, बंगाल का नवाब, और यह अंग्रेजों की कठपुतली की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि राय दुर्लभ, यह जो है बंगाल के दीवान थे, यह भी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद इसी में देखिएगा घसीटी बेगम, ये तो शुरू से ही विद्रोही थी, तो घसीटी बेगम इसकी मौसी, यह भी जो है अंग्रेजों के समर्थन में थी कि वो नवाब पद से हट जाए और मेरा बेटा नवाब बन जाए। हालांकि अंग्रेज ऐसा नहीं होना चाहते थे। इसके बाद देखिएगा अमीन चंद एक व्यापारी थे, एक धनाढ़ व्यक्ति थे, यह भी किसके समर्थन में थे? तो अंग्रेजों के समर्थन में थे। इसी तरीके से जगत सेठ एक साहूकार थे, बैंकर के रूप में थे, यह भी अंग्रेजों के समर्थन में थे। मात्र दो ही व्यक्ति मीर मदान और मोहनलाल काफ़ी मजबूती के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं, प्लासी के युद्ध में। और वही प्लासी का युद्ध में जब इतने लोगों के साथ अंग्रेजों का समर्थन मिलता है तो क्यों ना अंग्रेज अपना अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करे। इसी ने देखिएगा इसी लड़ाई में सिराजुद्दौला को कैद कर लिया जाता है और कैद कर उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बनाया जाता है। मीर जाफर को 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक यह इसका शासनकाल रहा। मीर जाफर देखिएगा कि कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एकदम मुक्त व्यापार की छूट दे देती है। मीर जाफर समझ लीजिए कि अंग्रेज जो कहते थे वही करता था। मीर जाफर जब नवाब बना तो इसने रॉबर्ट क्लाइव को 3 नाव सोना दिया, इतना सोना दिया, एक नाव सोना, लदा हुआ सोना, एक नाव तो समुद्र में ही डूब गया। 2 नाव सोना लेके गया अपने ब्रिटिश में यानी लंदन लेके गया। तो यहाँ पर वही मीर जाफर के द्वारा इतना सोना दिया था कि इसके महल के भी जो बर्तन वगैरह थे, बर्तन भी इसको बेचना पड़ा, चूँकि यह अंग्रेजों के द्वारा एक कठपुतली की तरह था। जो डिमांड किया जाता था वो ये देने पर मजबूर था। तो यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों में एकदम फ्री ट्रेड जो होता है, मुक्त व्यापार की छूट दे दी। हालांकि इससे पहले क्या था कि 3000 रुपया वार्षिक कर दिया जाता था, तब वो लोग व्यापार करते थे। लेकिन जब मीर जाफर बना तो यहाँ पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा का एकदम मुक्त व्यापार की छूट मिल गई।
इसी समय देखिएगा अंग्रेजों के पास जो है राजस्व का नियंत्रण हो गया, लेकिन वही जो बंगाल का नवाब थे उस नवाब के बाद जो है नवाब के पास क्या था, तो सिर्फ दायित्वों का निर्वहन, अर्थात यह था कि राजस्व कलेक्शन कौन करेंगे, अंग्रेज, और रोड के बनवाएगा तो बंगाल का नवाब, यानी दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, बंगाल का नवाब। ऐसे कंडीशन में जब राजस्व नहीं रहेगा तो काम कहां से होगा। तो इस स्थिति में देखिएगा कि बंगाल की जो स्थितियां परिस्थितियां जो अलीवर्दी खां के समय में थी, अब धीरे धीरे यह टूटना बिखरना शुरू हो जाती है। इसके बाद देखिएगा कि इस समय जो है बंगाल, इसने मीर जाफर जब इसका विद्रोह किया कि नहीं हमें भी राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, जब इसने यह विद्रोह किया तो उस समय क्या होता है कि इसका ही मीर जाफर का ही दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम कहता है कि हमें, अंग्रेजों से जाके मिलता है कि हमें अगर आप बंगाल का नवाब बना देते हैं तो हम आपको बहुत रुपया देंगे, मीर जाफर से भी ज़्यादा रुपया देंगे। अब यही होता है कि फिर यह तो नाराज था अंग्रेजों से, फिर मीर जाफर को पद मुक्त कर दिया जाता है और मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। लेकिन यह देखिएगा मीर कासिम ने ये लालच दिया कि हम आपको बहुत रुपया देंगे, लेकिन बदले में अंग्रेजों के साथ इसने बहुत अच्छा एक षड्यंत्र रचा। इसने किया क्या कि बेंसी टाट को 5 लाख रुपया दिया, इसी तरीके से हॉलवेल को 2,70,000 रुपया दिया और इसके बाद कर्नल कैलाड को 4 लाख रुपया देकर शांत करा दिया। इसके बाद तुरंत इसने किया क्या कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेके चला गया मुंगेर, बिहार क्षेत्र में मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। और इसके बाद इसने भारतीयों के लिए बहुत अच्छा काम किया कि जो व्यापार में छूट अंग्रेजों को था वही भारतीयों को भी इसने व्यापारिक छूट दे दिया, ताकि भारतीयों को भी राजस्व में कुछ ऐसा हो कि उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो भारतीय व्यापारी को कर में छूट दे दिया। इसके अलावा देखिएगा कि भारतीयों के समर्थन में बहुत अच्छा काम किया था। जिस तरीके से अलीवर्दी खां शुरू किया था कार्य, इस तरीके से यह भी काम शुरू किया। इसी को देखते हुए अंग्रेज जो है इससे नाराज हो गए मीर कासिम से, और मीर कासिम को पुनः पदमुक्त करके इसको बर्खास्त करके और फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इसके बाद देखिए जब नवाब बना दिया गया तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध होना शुरू हो जाता है। मीर कासिम चाहता था कि मैं बंगाल का नवाब बनूं। अब इस क्रम में जब इसे बर्खास्त कर दिया गया तो मीर कासिम ने कई युद्ध किए। इसमें विशेष युद्ध जो था बक्सर का युद्ध था। यह मीर कासिम जो है बंगाल से निकलकर और चला जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दीन से मिलता है। अवध के नवाब जो है सुजाउदौला से मिलता है। और इसके बाद संजोग यह था कि जब सुजाउदौला के पास जाता है तो वहीं पर मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय से मिलता है और कहता है कि हम भारतीय शासकों को एक समृद्ध जो सेना, एक बड़ा सेना लेकर और तब अंग्रेजों के साथ युद्ध करना चाहिए ताकि अंग्रेज यहाँ से निकले। अगर अंग्रेज नहीं जाएंगे तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी मात्रा में दोहन होगा, और दोहन हो रहा था। तो इसलिए शाह आलम द्वितीय और सुजाउदौला के साथ जो है मिलकर एक विशाल सेना लेकर बक्सर का युद्ध जो है 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजी सेना के बीच झड़प होती है, युद्ध होती है। अब युद्ध का परिणाम देखिए, चूंकि अंग्रेज सेना भी अब मजबूत हो चुकी थी, अंग्रेजों के पास भी एक से एक सेना थे और भारतीय सेना जो थे पहले से ही डरी हुई थी कि हम लोग सभी लड़ाइयों में हार रहे हैं तो ये भी लड़ाई हार जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी था कि 22-23 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में देखिएगा कि फिर अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। और विजयी होने के कारण यह भी देखिएगा कि मुगल सम्राट अब तो हार चुके, दूसरी अवध के जो नवाब थे सुजाउदौला वह भी हार चुके और मीर कासिम भी हार चुके। अब इस हारने के क्रम में एक संधि होता है, यानी उन लोगों को कुछ ये उसका नजराना चुकाना पड़ा। उनका एक जो होता है, जो भी युद्ध में जो खर्च हुए थे उस खर्च को चुकाने के लिए जो है अवध का जो नवाब सुजाउदौला थे उनको युद्ध के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि करने पर मजबूर किया गया और फिर उस क्षेत्रों में भी उसको व्यापार का एक अधिकार मिल जाता है।
इस तरीके से अंग्रेजों का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है और 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी युद्ध लड़े उन सारे युद्धों में वो लोग जो है विजयी होना शुरू हो जाते हैं। तो विशेष करके हमने आज के टॉपिक में समझा कि बंगाल के नवाब कौन थे और किस तरीके से अंग्रेजों का धीरे धीरे भारत में जो है विलय होना शुरू हो जाता है। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो क्लिप के साथ, उसमें हम लोग समझेंगे अवध के नवाब के बारे में और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल के कौन कौन गवर्नर आए भारत में, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके क्रम में क्या क्या कार्य हुए भारत में, यह भी जानने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।